नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर सिद्धारमैया अब इस्तीफा देंगे और डीके शिव कुमार बन सकते हैं वहां पर नए मुख्यमंत्री। यानी ये बदलाव केवल कर्नाटक के लिए ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत और देश की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैसे माना जा रहा है और क्यों माना जा रहा है, ये बदलाव इतना महत्वपूर्ण है क्यों, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा बड़ी खबर ईरान यानी खाड़ी के देशों से भी आ रही है। वहां पर फिर से युद्ध के हालात बनते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, वहां पर बंदर अब्बास पर। उसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और ये 3 दिन के भीतर ये दूसरा हमला है। क्या वार्ता के बीच और युद्ध विराम की स्थितियों के बावजूद, युद्ध विराम लागू होने के बावजूद एक बार फिर युद्ध शुरू हो सकता है? इसकी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, क्योंकि युद्ध विराम चल रहा है, वार्ता की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप बार बार बातचीत करने की प्रयास कर रहे हैं, तमाम दूसरे देशों से संपर्क कर रहे हैं कि वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश करें, तैयार करें। और इधर हमले भी हो रहे हैं ईरान पर अमेरिका की ओर से, और उधर ईरान जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है, चेतावनी भी दे रहा है। तो उस पर भी बात की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने के कोई आसार नजर आ रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन जो कर्नाटक से जो बड़ी खबर आई है, अब राज्यपाल चूंकि नहीं है अभी बेंगलुरु में, राजधानी बेंगलुरु में अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन आज जो बैठक हुई है उस बैठक में दोनों नेताओं के बीच में जो कुछ बातचीत हुई है, वो तस्वीर भी हम देखेंगे। उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां कर्नाटक में अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा देने वाले हैं और डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब इस बदलाव के पीछे वजह क्या है, इस बदलाव का कर्नाटक की राजनीति पर, दक्षिण भारत की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो तस्वीर है, आज बैठक हुई है, उस बैठक के बाद नाश्ते पर बुलाया गया था तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, और उस बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता हुई। चूंकि उसके पहले ही आला कमान से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और यह माना जा रहा था कि अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला जाएगा, वहां पर सिद्धारमैया को दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज अब दोपहर बाद या फिर किसी समय ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे और फिर डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री के तौर पर वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये अमलेंदु जी काफ़ी महत्वपूर्ण इस बदलाव को माना जा रहा है। चर्चाएं काफ़ी दिन से चल रही थी, हालांकि कई बार ये भी हुआ कि चर्चाएं बिना वजह के भी चली और दोनों नेताओं को एक साथ आकर नाश्ता करते हुए तस्वीरें डालनी पड़ी और डिनर लंच करते प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, एक साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और एक साथ दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ऐसा कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है। और ये जब होने के आसार बन रहे हैं तो दोनों बिल्कुल आ रहे हैं और डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के पैर छू रहे हैं। नहीं समीर जी, चुनाव से पहले ही जो था चलाया गया था कि साहब सिद्धारमैया बनेंगे कि डीके शिव कुमार बनेंगे। इसका मतलब चुनाव से पहले ही मीडिया ने मान लिया कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। तो और उसके बाद फिर चुनाव से पहले दोनों का आपस में इंटरव्यू करते हुए, मतलब दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू करते हुए वीडियो भी कांग्रेस को जारी करना पड़ा, ये बताने के लिए कि एकता है, तो वो एकता बनी हुई है। आज भी जो कर्नाटक कांग्रेस है उसने ही दोनों के गले मिलते हुए 4 फोटो ट्वीट किए हैं और लिखा है केरल कांग्रेस ने कि एकता में ही शक्ति है, हमारी एकता है जो बनी हुई है। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ जो कर्नाटक में अब बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये अब देखना होगा। डीके शिव कुमार बन रहे हैं कि कौन बन रहे हैं और सिद्धारमैया किस समय इस्तीफा देते हैं, कब जाते हैं, ये देखा जाएगा। चूंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज शाम को 3 बजे उनकी मुलाकात होनी थी गवर्नर से, लेकिन गवर्नर चूंकि नहीं है वहाँ, मतलब बेंगलुरु में, राजधानी बेंगलुरु में, तो इसलिए आज का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब कहा यह भी जा रहा है चूंकि आज कुर्बानी वाला दिन है तो सिद्धारमैया के नाम कोई कुर्बानी ना चली जाए, तो इसलिए इसे रोकने के लिए भी जो है गवर्नर साहब चले गए हैं बाहर। अच्छा। अब ये पता नहीं क्या है कि नहीं है, चूंकि कुर्बानी जो देता है उसका नाम ज़्यादा शामिल हो जाता है कि वो कुर्बानी दे रहे हैं अपने मुख्यमंत्री पद की, तो उसके बदले में कोई बड़ी चीज़ उन्हें क्या मिल सकती है, तो अब ये भी देखा जाएगा क्या बड़ी चीज़ हो सकती है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने को है। जी हाँ। तो अब वहाँ भी अच्छा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं ही। सिद्धारमैया सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा कांग्रेस के पास हैं और कर्नाटक के चुनाव में भी सिद्धारमैया का ये ओबीसी चेहरा था वो काफ़ी ज़्यादा काम में आया था। तो अब ये देखा जा रहा है कि दूसरी बात ये है कि दक्षिण के 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं। केरल है उसमें, तेलंगाना है उसमें, तमिलनाडु है उसमें,
और कर्नाटक, इन चारों में कांग्रेस सरकार में है। सरकार में है, चारों जगह से कांग्रेस सरकार में है। केवल आंध्र प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए, और वही तो यूटी है पुडुचेरी, तो आंध्र प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो चारों दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस की उपस्थिति या वहाँ राज्यों में है। दूसरा यह कि 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस की जहाँ भी सरकारें थी वहाँ कहीं भी रिपीट नहीं हुई। तो इसलिए कांग्रेस ये सोच रही है कि ऐसा कर्नाटक के साथ ना हो, तो अभी से सारे कील कांटे दुरुस्त करके चले जा रहे हैं। तो इसलिए मजबूती की आए, इसलिए तो सिद्धारमैया को दिल्ली में हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि राज्यसभा में अगर खाली होता है मल्लिकार्जुन खड़गे का स्थान, और चूंकि खड़गे जो है 84 साल के हो भी चुके हैं, तो अब कितना दहाड़ेंगे राज्यसभा के अंदर, तो सिद्धारमैया को क्या यहाँ कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है राज्यसभा लाकर? ये भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी सभी चर्चाएं हैं जी। बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक में जो ये बैठक हुई जिसकी तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, उसमें सिद्धारमैया ने ही अगले नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार का नाम रखा है। बहरहाल क्या कह रहे हैं कर्नाटक सरकार में मंत्री जी परमेश्वर हैं, वो इस बैठक को लेकर और क्या कुछ होने जा रहा है, उन्होंने जो बात कही है, जो कुछ उनका कहना है, उसको एक बार हम लोग सुनते हैं। कर्नाटक के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं जी परमेश्वर, वो क्या कह रहे हैं। Chief Minister has called all the ministers for a breakfast, and before he wants to thank all the ministers for their cooperation and things like that. That's why he has called a breakfast meeting. So will we be seeing Siddaramaiah sir now moving to national politics, sir, as a Rajya Sabha member there? Because as a senior party member from a party, sir, of course you would have a message about it as well, and the role that he has played as a OBC leader as well, sir. Is the community ready for it? But firstly, will we see him in Now national this is politics? all these decisions have to be taken by the High Command. But sir, I at this point of time, I am not aware whether he was offered a position in Delhi. It is up to the High Command. but sir, is the state leaders, as a senior leader, are the state leaders, sir, are senior leaders, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ तो जी परमेश्वर कर्नाटक के मंत्री हैं और बैठक जो आज हुई, मंत्रियों को बुलाया गया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को नाश्ते पर बुलाया और इस्तीफा देने से पहले वे सभी मंत्रियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें यानी सिद्धारमैया को दिल्ली में किसी पद की पेशकश की गई है या नहीं की गई है, ये हाई कमान पर निर्भर करता है। यानी उस बात की पुष्टि हो गई है और उस बैठक में सिद्धारमैया ने ही डीके शिव कुमार का नाम प्रस्तावित किया। और ये जो तस्वीरें उसके बाद की आ रही हैं, दोनों के गले मिलते हुए डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के पैर छू रहे हैं। यानी एक क्या जिसको कहा जाए कि एक पुरानी पीढ़ी के नेता से नई पीढ़ी के नेता को एक तरीके से नेतृत्व जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है और बहुत आसानी से हो गया। अमलेंदु जी, ऐसा लगता है कि मीडिया का एक वर्ग है जो बहुत कुछ उम्मीदें लगाए बैठा था, शायद वो उम्मीदें उसकी धराशायी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और मीडिया ने तो उसी समय करना शुरू कर दिया था। मतलब इसके लिए जाल बिछाया गया था पहले से ही। जिस समय वो मूडा वाला केस आया उस समय ये मांग की गई कि साहब इस्तीफा दे दें सिद्धारमैया, और पूरा अभियान चलाया गया। नरेंद्र मोदी जो थे वो तो सिद्धारमैया को सीधा रुपया तक संबोधित कर चुके थे। हालांकि जब उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया तो उसके बाद से मोदी जी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला है सिद्धारमैया के लिए, तो ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सिद्धारमैया के खिलाफ ये कोशिशें पहले से काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मीडिया का एक वर्ग जो था वो कर रहा था। मीडिया का वर्ग क्या, वो एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी जो देती है सूचना उसके आधार पर मीडिया चलाता है, तो सब चल रहा था। लेकिन ये अब कांग्रेस जो है वो काफ़ी गंभीरता से सोच रही है कि कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह सरकार रिपीट हो, ये उसकी अपनी सोची समझी रणनीति है। इसके तहत वो काम कर रही है। और सिद्धारमैया को चूंकि लंबा समय भी हो गया था मुख्यमंत्री बने हुए और दूसरी बार ये थे, तो इसलिए अब ये समझा जा रहा है कि उनको दिल्ली में देकर, चूंकि राहुल गांधी जो है वो ओबीसी को साधना चाहते हैं, दलित के तौर पर उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी कर्नाटक से ही हैं। और इधर ये आ जाएंगे अगर राज्यसभा में, और जैसा कि चर्चा है कि इनको नेता विरोधी दल बनाया जा सकता है राज्यसभा में। अगर इस तरीके की बात है तो ये बड़ी वो होगी, तो ओबीसी की आवाज़ यहाँ उठेगी। दूसरा कि देवेगौड़ा जो है पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी
हैं राज्यसभा में ही, वो सत्ता पक्ष की तरफ से बैठते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए भी ये मुफीद रहेंगे। मतलब ये कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति के तहत ये बदलाव कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि किस तरीके से एक जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं उनको अब ये भी एक बड़ा मैसेज है कि जो युवा नेतृत्व है उसको उस पर भी भरोसा जताना है। तो ये एक बदलाव उस दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पार्टी की अपनी रणनीति है उसका इस्तेमाल किस तरीके से संसद में करती है, केंद्रीय स्तर पर करती है और किस तरह से जातीय समीकरणों को साधने में करती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और कि कर्नाटक में भी अभी चुनाव 2 साल से ज्यादा है, तो ये सारी चीजें ऐन चुनाव के वक्त करते तो शायद उसका नुकसान भी होता, जैसा कि पंजाब में हुआ। जी बिल्कुल। और ये हाँ, पंजाब में नुकसान जो हुआ, पंजाब में चुनाव से 6 महीना पहले आपने अमरिंदर सिंह को हटाया और चन्नी को ले जाकर बैठा दिया। तो अब चन्नी ने काम अच्छा किया उन 6 महीनों में भी, लेकिन अगर चन्नी को काम करने के लिए साल भर का भी समय मिला होता तो वहाँ सरकार रिपीट होती। तो ये गलती जो पंजाब में की वो गलती यहाँ करना कांग्रेस नहीं चाहती। तो इसलिए पहले से तैयारी, ताकि जो मुख्यमंत्री हो उसको काम करने का समय मिले, और जो काम करने का समय मिले तो उसका प्रतिफल भी मिले। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश को लेकर भी बहुत सी बातें हैं समीर जी। तो वहाँ भी जो है चाहते हैं ये कांग्रेस की वहाँ भी रिपीट हो, तो वहाँ देखा जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वहाँ ये है कि सुक्खू मजबूती से काम कर रहे हैं, और जो विकल्प के तौर पे देखे जाते हैं उन पर भरोसा कम हो गया है। जी। तो ये इसलिए वहाँ, लेकिन सुक्खू अगर ठीक काम करते हैं तो वहाँ नहीं बदला जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मतलब ये है कि रिपीट करना चाहिए हिमाचल में भी। ये परंपरा तोड़ी जाए कि एक बार बीजेपी, एक बार, हालांकि बीजेपी एक बार तोड़ चुकी है उस परंपरा को, लेकिन फिर भी जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की परंपरा तोड़ी जाए, वहाँ कांग्रेस रिपीट करे, तो इसके लिए वहाँ भी प्रयास किए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समीर जी समझा जा रहा है। इसी तरीके से पंजाब को लेकर भी कांग्रेस गंभीर है कि अभी से वहाँ किसी को चेहरा घोषित कर दिया जाए, या किसको किया जाए, चन्नी को ही फिर से घोषित कर दिया जाए, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो बहरहाल जो है वो होगा। लेकिन कर्नाटक में ये जो स्थिति इस समय देखने को मिल रही है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले राज्य की विधानसभा के चुनाव के हिसाब से भी, और कांग्रेस की संगठनात्मक दृष्टि से भी। चूंकि दक्षिण के राज्य एक बड़ी ताकत रखते हैं, और अगर 4 राज्य दक्षिण के कांग्रेस के पास हैं तो दिल्ली में मोर्चा बीजेपी से लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में जो भी उपस्थिति हो, थोड़ी बहुत सहयोगी दलों के सहारे उस तरीके से संघर्ष करके 3 बड़े राज्य तो हैं ही जहां कांग्रेस मतलब आमने सामने गिलाई है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है। तो यहाँ तो सीधे सीधे आमने सामने की तरीके से लड़ाई है। तो बाकी राज्यों में फिर सहयोगियों के सहारे इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन ये एक बड़ी रणनीति है, और इसका प्रभाव जो है 2029 के लोकसभा चुनाव तक पड़ सकता है, बशर्ते लोकसभा चुनाव 2029 में ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं। खासतौर से कल के बाद से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का SIR पर फैसला आया है उस पर भी बात करेंगे, क्या किस तरह की उस पर टिप्पणियां आ रही हैं। लेकिन ये एक बदलाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस बदलाव को इस तरह एक जिसको कहा जाए कि इतने स्मूथ वे में किया गया है, इतने आसानी से किया गया है कि उस पर जिनको ये लग रहा था कि इस पर कई सारी ब्रेकिंग खबरें बनेंगी, वो खबरें नहीं बन पाई। बाकायदा सिद्धारमैया बुलाते हैं मंत्रियों की बैठक, उसके पहले दोनों नेता मिलते हैं आला कमान से, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात होती है। उसके बाद यहाँ पर मंत्रियों की बैठक हो रही है बेंगलुरु में, और सिद्धारमैया खुद एक तरीके से ये करते हैं कि हम पद छोड़ रहे हैं और DK शिव कुमार बन रहे हैं अगले मुख्यमंत्री, ये बात तो कहते हैं। तो यानी यहाँ पर बहुत ही एक आसानी के साथ और बहुत बिना किसी कोई उसमें भ्रम पैदा हो ये चीज़ें कर दी गई हैं। जबकि यहाँ दोनों के बीच में बहुत कई बार ऐसा होता था कि दोनों नेता किसी भी, एक बार तो DK शिव कुमार किसी शादी में आए थे, वहाँ कह दिया गया कि DK शिव कुमार अचानक चले आए, तो उन्होंने उनको मीडिया वालों को बुलाकर ये बताना पड़ा कि भाई मैं पर्सनली आया हुआ था शादी में किसी के, और उसमें अगर अपने नेताओं से दिल्ली आकर मिल लिया मैंने तो इसमें क्या हो गया। उनको ये एक तरीके से सफाई देनी पड़ी कि हाँ हम कोई खेमेबंदी नहीं कर रहे हैं, और कोई मौका नहीं मिला। यहाँ सारे मंत्री, यहाँ तस्वीरें एक बार इसको देखेंगे फुल स्क्रीन पर भी कि सारे मंत्री वहाँ मौजूद हैं। सिद्धारमैया है, DK शिव कुमार है, और सिद्धारमैया ही इस बैठक में ये घोषणा कर देते हैं मंत्रियों के बीच में कि अब उनका नेतृत्व करेंगे DK शिव कुमार।
बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, DK शिव कुमार अब नए नेता होंगे ये ऐलान कर देते हैं सिद्धारमैया, लेकिन पहले सिद्धारमैया का इस्तीफा हो और उसके बाद फिर नया नेता के तौर पे हो सकता है कि इस्तीफा और नए नेता के चुनाव का दोनों का एक साथ पहुंचे, क्योंकि गवर्नर को कोई नहीं दी जाएगी, गवर्नर कुछ कर सकें बीच में खेल, क्योंकि खेल की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और लगातार खेल की बातें करते BJP वहाँ करती रही है। तो यहाँ इसलिए जो हो सकता है कि इसी के साथ साथ मतलब इस्तीफा लेकर जाएँ और साथ ही जो है DK शिव कुमार सरकार बनाने का दावा लेकर जाएं कि हम सरकार बना रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ जाएं, दोनों एक साथ ही जाकर मिलें, ये भी हो सकता है। तो इसको लेकर देखा जा रहा है, लेकिन आज चूंकि गवर्नर नहीं है बेंगलुरु में, तो इसलिए समझा जा सकता है कि आज शायद ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा। कुर्बानी के दिन जो है तो वो कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी, BJP शायद ये सोचती है, चूंकि कुर्बानी को लेकर पूरे देश भर में बहुत सी बातें हो रही हैं, तमाम जगह कुर्बानी जो है नहीं हुई होने दी जा रही है, उस पर बात की जाएगी। कई तरह की कुर्बानी, और कुर्बानी को लेकर बड़ी यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर काफ़ी मामला भी संवेदनशील है सांप्रदायिक रूप से, और बहुत सारी जगहों पर एहतियात भी बरता गया है, और कई उस पर कुर्बानी को लेकर उस पर भी बात करेंगे। चूंकि आज बकरीद है, कुर्बानी दी जाती है, और उसके लिए क्यों इतना एहतियात बरतना पड़ रहा है वो चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आजकल जिस तरीके से न्यायपालिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने SIR पर जो फैसला दिया है, उसके बाद फैसलों पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के एक जज की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार न्यायपालिका में पहले भी था और अभी भी है। अब क्या, और भ्रष्टाचार को लेकर भी इसके पहले भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं भारत के, उन्होंने भी कहा था कि 20% से ज़्यादा लोग यहाँ पर न्यायपालिका में भी भ्रष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग यहाँ पर बहुत साफ सुथरे हैं, पाक साफ हैं। हालांकि वो क्यों कहा उन्होंने, क्यों नहीं, इसमें चूंकि एक फिल्म बन रही है और उस फिल्म को सेंसर करने की मांग की गई थी कि उसके प्रदर्शन पर, प्रसारण पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उसमें न्यायपालिका को में भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, न्यायपालिका को भ्रष्ट बताया गया है। लेकिन उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि न्यायपालिका कोई दूध की धुली हुई नहीं है, दूध की धुली हुई नहीं है, और न्यायपालिका में भ्रष्ट जज पहले भी थे और अभी भी हैं, ये कहा। और समीर ये मामला था कि मद्रास हाई कोर्ट में RS तमिलवेंदम नाम के एक एडवोकेट जो हैं, उन्होंने फिल्म पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी, और उनका आरोप था कि निर्देशक RJ बालाजी के निर्देशन और सुपरस्टार सूर्या और तृषा अभिनीत फिल्म करप्पू जो है, उसमें अदालतों और कानूनी व्यवस्था का बेहद अपमानजनक चित्रण किया गया है, और उन्होंने दलील की कि फिल्म जो है पूरी तरह न्यायिक प्रणाली को बदनाम करती है। इसकी सुनवाई करते हुए याचिका को सिरे से खारिज करते हुए जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मी नारायण की जो खंडपीठ थी, उसने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। हाईकोर्ट ने कहा इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट जज पहले भी थे और आज भी हैं। जजों के साथ पवित्र गाय जैसा व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालतों और जजों को आम आदमी की आलोचना से ऊपर नहीं माना जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी समीर जी मद्रास हाई कोर्ट ने की। और इस दौरान जो हाई कोर्ट ने जो है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे SP भरूचा, उनके उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के लगभग 20% जज भ्रष्ट हैं। वहीं हाईकोर्ट ने जो है वरिष्ठ वकील शांति भूषण और प्रशांत भूषण के बयानों का भी जिक्र किया। हालांकि इस खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई छवि का पूरी तरह समर्थन नहीं करती, लेकिन सच से भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम न्यायिक भ्रष्टाचार के मामलों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए ऐसे जजों को नौकरी से बर्खास्त कर बाहर का रास्ता भी दिखाती रहती है। तो ये एक बड़ी टिप्पणी जो है समीर जी इसकी तरफ से आई, सुप्रीम मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ये आई सभी जी। बिल्कुल, तो ये मद्रास हाई कोर्ट की ओर से एक बड़ी टिप्पणी, बड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठ सकते हैं, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात नहीं की जा सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ भ्रष्ट लोग नहीं हैं। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस SP भरूचा के बयान का भी उल्लेख किया कि उन्होंने खुद ही कहा था कि 20% से ज़्यादा लोग यहाँ पर भ्रष्ट हैं, न्यायाधीश भी भ्रष्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ईश्वरीय दर्जा उनको दिया गया हो, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, न्यायपालिका का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान में ये कहा गया हो कि न्यायपालिका के फैसलों पर, न्यायपालिका पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, ख़ासतौर से जिस तरह से इस बीच में न्यायपालिका को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। और अभी देखिए, जब
एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर था अमलेंदु जी, उस चैप्टर में भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। हालांकि उसमें फिर सुओ मोटो संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और उस चैप्टर को फिर हटाना पड़ा और जिनके खिलाफ जिन्होंने उस चैप्टर को लिखा था कार्रवाई की भी धमकी दी थी, लेकिन फिर उनको एक तरीके से माफ़ी दे दी गई। हाँ, उनको माफ़ी भी, हाँ चैप्टर हटा लिया, लेकिन समीर जी वो मामला तो सरकार की तरफ से न्यायपालिका पे हमला था। जी हाँ। ये अब वो आम आदमी की तरफ से कोई आलोचना नहीं थी न्यायपालिका की, या किसी फिल्म अभिनेता की तरफ से कोई आलोचना नहीं थी, किसी फिल्म की तरफ से आलोचना नहीं थी। तो इन दोनों मामलों में बड़ा अंतर है। वहाँ सरकार जो है वो एक संविधान के दूसरे अंग पर हमला कर रही है और दूसरे अंग को ध्वस्त करने के लिए एक तरीके से कहा जाए उसकी छवि को धूमिल कर रही है। यहाँ ये है कि अगर कुछ अंदर गड़बड़ियाँ हैं तो जनता उसकी आलोचना कर रही है और न्यायपालिका जो है खुद उस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ अंदर गड़बड़ियाँ हैं, उनको सुधारा जाना चाहिए, पहले भी थी और आज भी हैं। तो दोनों मामलों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो एक्शन लिया वो ठीक था उस समय, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन सरकार के खिलाफ, मतलब सीबीएसई के खिलाफ जो था, क्योंकि वो सोची समझी रणनीति के तहत समीर जी हमला उस समय किया जा रहा था, जबकि सरकार ही न्यायपालिका के ऊपर दबाव बना रही है। जिस तरीके से जजों की समीर जी नियुक्तियां हो रही हैं, कॉलेजियम से जो सिफारिशें आ रही हैं, जिस तरीके से आउट ऑफ 10 प्रमोशन देकर जजों को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, 49वें नंबर पे जो जज है उसको सुप्रीम कोर्ट ले आया जा रहा है और 5-5 जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजों, जो चीफ जस्टिस हैं, उनको आउट ऑफ 10 प्रमोशन देकर लाया जा रहा था ताकि सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सके। तो ये सब जो कुछ चल रहा है वो न्यायपालिका के अंदर, वो सरकार न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए जो हमला किया न्यायपालिका पर सरकार की तरफ से किया गया सीबीएसई के जरिए कि न्यायपालिका दबाव में बनी रहे। तो ये समीर जी एक बड़ा अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ ये इस बात की रक्षा की गई है कि आम आदमी को सरकार के साथ साथ अदालतों की भी आलोचना करने का अधिकार है। क्योंकि एक बड़ा भय का माहौल बना रहता है कि अदालतों में टिप्पणी कर देंगे, अवमानना के दायरे में आ जाएंगे, 6 महीने की जेल हो जाएगी, किसी को भी बुला लेंगे। इस अवमानना से डरना चाहिए कार्यपालिका को जो उसके आदेशों को नहीं मानती है और वो कार्यपालिका लगातार चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो उनके आदेशों को बताती रहती है। तो इसलिए जो है वो अवमानना का जो अस्त्र है वो उस कार्यपालिका के लिए है कि वो मतलब उसका आदेशों का पालन करे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और उस पर हम लोगों ने बात भी की अमलेंदु जी, जब ये फैसला एसआईआर को लेकर आया है कि किस तरीके से योगेंद्र यादव ने अपनी टिप्पणी की, बाद में उन्होंने यहाँ पर बात भी की है। योगेंद्र यादव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस मामले में ऐसा लग रहा था, ये तो पता था कि फैसला यही आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपनी इज्जत बचा ले, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने में भी नाकाम रहा। बहुत ही तल्ख टिप्पणी है, लेकिन इस टिप्पणी के पीछे वजह भी है और वो सारी वजह जो बताई योगेंद्र यादव ने। पहले हम लोगों ने देखा है, कई बार चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देश में गृह युद्ध भड़काने जैसे आरोप एक सांसद लगा रहे हैं और उनका कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ना तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करता है, नोटिस देता है और उसके बाद वो एक के बाद एक तमाम ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। तो कहीं न कहीं अब अवमानना वाला मामला अगर किसी दूसरे पे लगता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये आरोप और लगेंगे कि वो कैसे पक्षपातपूर्ण रवैया अवमानना को लेकर भी अपनाता है। बिल्कुल लगेंगे समीर जी। और कुछ एक पत्रकार जो है उनको जारी भी किया गया था अवमानना का नोटिस और उसके बाद फिर उसको वापस लिया गया और इसीलिए वापस लिया गया कि आप जो है मतलब जो मौजूदा सीजीआई है उसके ऊपर एक बीजेपी का सांसद खुलकर कह रहा है कि ये देश में गृहयुद्ध भड़काने के लिए, देश में आग लगाने के लिए जिम्मेदार है, ये कह रहा है। और आप जो है उसको जाने देते हैं, जो जूता फेंकता है व्यक्ति सीजीआई के ऊपर आप उसको जाने देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो आम आदमी अगर न्यायपालिका की आलोचना कर दे तो उसके लिए डंडा तैयार है अवमानना का। मतलब इसमें अवमानना नहीं हो रही है, लेकिन आम आदमी है तो उसको आप कहीं भी कटघरे में खड़ा कर दिए, यानी आप सरकार के सामने झुक जाएंगे और आम आदमी के ऊपर आप डंडा चला देंगे। तो ये जो थी तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा बहस होती रहती है। बिल्कुल, इसको बहस होती रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो मद्रास हाई कोर्ट के जज की ये टिप्पणी है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका भी ऐसा नहीं है कि वो सवालों से ऊपर हो। ये देश के आम लोगों के द्वारा बना हुआ जो सिस्टम है, जो संविधान है, उसी संविधान ने न्यायपालिका को भी बनाया है और वही संविधान
हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। आप किसी के खिलाफ आप द्वेषपूर्ण तरीके से करेंगे तो उसका फैसला होगा, उसके लिए भी अदालत बनी हुई है, लेकिन अदालत सवालों से ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कहे, वो एक ब्रह्म लकीर नहीं हो सकती है, यानी वो ब्रह्म वाक्य नहीं है कि अदालत ने कह दिया। अदालत के फैसलों में भी गलतियां होती हैं, अदालतें खुद स्वीकार करती है, और संविधान में भी ये व्यवस्था दी गई है कि अदालतें अपने फैसलों को भी पलट सकती हैं अगर उनको लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं है। बहरहाल यहां अभी जो हम लोग खबर की बात कर रहे थे तो बहुत इस पर कर्नाटक को लेकर 3:30 बजे शायद सिद्धारमैया जाएंगे, गवर्नर से मिलने का समय उनको मिला है, वो जाएंगे, अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद डीके शिव कुमार फिर दावा पेश करेंगे, वहां सरकार बनाने का, मुख्यमंत्री बनेंगे। कर्नाटक के मिनिस्टर हैं रामलिंगा रेड्डी, उन्होंने इस बैठक के बाद ये जानकारी दी है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। By 3:30 he is going to resign. 3:30, sir? Okay. Is he going to Delhi also? No, I don't know. So what is it? So what actually transpired in the meeting, sir? He thanked all our ministers for our cooperation. Okay. He was chief minister for. Sir, CM ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. please sir. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು one second brother English. He is going to resign by 3:30. Governor is not in session, but he will give his resignation to the secretary. Sir, 3 o'clock, right sir? 3:30. And when is chief minister next year will not take Not now. sir Not that fixed. really CM ಅವರು देखिए, रामलिंगा रेड्डी कर्नाटक के मिनिस्टर बता रहे हैं कि 3:30 बजे सिद्धारमैया मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। यानी अब ये समय उनको मिल गया है 3:30 बजे, दोपहर को 3:30 बजे। महत्वपूर्ण परिवर्तन है। कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उनको भी सुनते हैं। लेकिन इस परिवर्तन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी इसके पहले, पर जब ये परिवर्तन हो रहा है तो फिर ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है जो चर्चाओं में दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये चर्चाएं जो थी, चर्चाएं तो उसमें समीर जी तैयार कराई जाती हैं ताकि उन पर चर्चा होती रहे और थोड़ा प्राइम टाइम जो है उसके लिए कुछ मसाला भी मिलता रहे। तो चर्चाएं तो इसी तरीके से होती हैं। मुद्दों की बात कहाँ होती है? तो मुद्दों की बात तो कहीं होती नहीं है कि क्या मुद्दे हैं असली क्या नहीं, तो उन पर तो बात होती नहीं है। तो ये तो अच्छा, कई बार जो चर्चाएं होती हैं लोग उनको सही मानते हैं। मैं देख रहा था अभी आप कोई एक टिप्पणी पढ़ रहे थे जो हमारे ही कार्यक्रम पर किसी श्रोता ने भी कर रखी थी। तो ये चर्चाएं कई बार इसीलिए कराई जाती हैं कि लोगों के दिमाग में ये जाए, ये मैसेज जाए, संदेश जाए कि क्या कुछ चल रहा है। हाँ, ये संदेश दिया गया। अब जैसे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी अभी कहा कि मतलब चर्चा ये है कि 15 जून को जो है वो डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी वो बीजेपी के साथ जाने वाले थे। तो इस तरह की चर्चाएं मैनेज की जाती हैं। मोदी जी जाकर जब ज्ञान दे रहे थे देश को कि पेट्रोल कम करो, सोना कम खरीदो, तो उसी समय दावत भी दे रहे थे रेवंत रेड्डी को कि रेवंत रेड्डी आ जाएं हमारे साथ, तो हम जो है कर्नाटक यहाँ गुजरात वाली सुविधाएं दे देंगे। तो गुजरात की सुविधाएं लोगों ने देख ली। गुजरात की सुविधाएं क्या है कि 48 फीट नीचे उतर के जो है पानी पीने के लिए बच्चे और औरतें जो उतर रहे हैं। तो गुजरात की सुविधाएं भी तेलंगाना को मोदी, आप इंदौर को देख लीजिए अमलेंदु जी, सबसे साफ शहर है, वहां गंदा पानी पी के लोग मरे और अभी वहां पर बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। वहां पर लोग लाइन लगाए हुए हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। और इंदौर में न जाने कितने साल से मल्टीपल इंजन की सरकार है, तो डबल ट्रिपल भी कहना बेकार है। जितने इंजन हो सकते हैं सारे इंजन वहां लगे हुए हैं, सारे इंजन वहां लगे हुए हैं। और समीर जी, सारे इंजन फेल हैं। अच्छा, होता ये समीर जी कि जैसे डबल इंजन की बातें कही जाती हैं, तो डबल इंजन लगाए, ठीक है, डबल इंजन लगाए, अब एक इंजन एक तरफ चलने लग जाए, दूसरा इंजन दूसरी तरफ चलने लग जाए, तब क्या होगा? ऐसा ही हो ही रहा है। अच्छा नहीं, अच्छा चलिए, उसमें भी तो ये है कि भाई दोनों इंजन खींचेंगे तो रेलगाड़ी दो हिस्से में हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों इंजन जो है दोनों तरफ से ऐसे जो है अगर दबाने लग जाएं, तब रेलगाड़ी का क्या होगा? कचूमर बन जाएगा, रेलगाड़ी पटरी से उतरेगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और मल्टीपल इंजन की सरकारें हैं, वो सारी सरकारें जो सारे इंजन एक दूसरे को क्रश कर रहे हैं और बीच में जो है जो जनता जो है वो पिस रही है। इंजनों के बीच में डिब्बे के रूप में जनता जो है वो पिस रही है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है इंदौर में क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल यहाँ पर कर्नाटक में ये सरकार बन रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। कर्नाटक में जो ये परिवर्तन हो रहा है, नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, उसे लेकर।
देखिए, ये प्रक्रिया ये जो है वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन देखकर और जो इलेक्शन के पहले कुछ बातें हुई थी उसको लेकर ये सब चर्चाएं चल रही है। अभी अगर सिद्धरामैया साहब बहुत ज्येष्ठ नेता है, हमारे सीनियर लीडर है, और उनको उनका सम्मान वो किया जाएगा। पार्टी में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, मुख्यमंत्री करके अच्छा काम किया है। तो ये सिचुएशन में कुछ नया नेतृत्व, यंग नेतृत्व लाकर सीनियर लोगों को सम्मान करके उनको अच्छी जगह में उनको काम करने के लिए संधि दिया जाए, चांस मिले तो अच्छी बात है ना। और जो आज बदल होते जा रहा है वहाँ के निर्णय हाईकमान ने सोच समझ कर लिया है। विधान परिषद के इलेक्शन अभी होने वाला है। नहीं, देखिए, अभी कैंडिडेट उम्मीदवार अभी घोषित होने दो। जो पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, किसी के भी उम्मीदवार के बारे में अभी कोई फाइनल अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हमें क्यों उम्मीदवार के बारे में पूछा जाता है? भारतीय जनता पार्टी का कहाँ उम्मीदवार फाइनल हुआ है? उनका फाइनल होने के बाद में हम लोग फाइनल करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये विजय वडेट्टीवार को सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं और कर्नाटक में जो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। सिद्धारमैया, ये भी एक बड़ा फैक्टर है चूंकि काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, 84 साल के हैं। अब उनको केंद्र में उनकी क्या भूमिका होगी या फिर कर्नाटक में, अब ये आला कमान तय करेगा। लेकिन एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है वो भी एक अब चर्चा का विषय है, क्योंकि इस नेतृत्व परिवर्तन के पीछे एक बड़े किसी एक घटना की एक कहा जाए अगर तो ये उम्मीद देखी जा रही थी। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं ये ऐसे जो उम्मीद किए हुए लोग होंगे उनको बहुत निराश करने वाली है। बहरहाल यहाँ पर अभी जो बात कर रहे थे अमलेंदु जी की, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की बात कर रहे थे, तो कई तरीके अपनाए जाते हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कि कैसे विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को अपने खेमे में लाया जाए या फिर विपक्ष के लोगों को कैसे एक देश के सामने एक मैसेज दिया जाए कि विपक्ष की पार्टियों के नेता भ्रष्ट हैं। अभी तक कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगते रहे हैं, लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टियों के भी नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंचने लगी है। पिनाराई विजयन जो अभी कुछ समय पहले तक केरल के मुख्यमंत्री थे, इस चुनाव में उनकी पार्टी की हार हुई, कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी है, यूडीएफ की सरकार बनी है, लेकिन जब वहां पर रेड पड़ी, ईडी गई छापेमारी करने पिनाराई विजयन के घर पर और उनके कुछ और जगहों पर, उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर गए हैं। यहां तक कि जो टीम गई हुई थी उस टीम के साथ भी उनकी झड़प हुई है। लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर है और इसके पीछे केवल और केवल यही कहा जा रहा है कि ये एक संदेश देना है बीजेपी का कि सीपीएम या सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टियां भी भ्रष्ट होती हैं, उसके नेता भी भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट केवल नहीं होते हैं तो सिर्फ उनकी पार्टी में, या कहीं दूसरी पार्टियों के जो भ्रष्ट होते हैं और उनकी पार्टी में आते हैं तो वो फिर साफ सुथरे हो जाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये केरल की हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी जगह जगह सीपीएम के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ। एक बार देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं, क्या किस तरीके से उनकी नारेबाजी हो रही है। और ये जो मैसेज है ये बड़ा मैसेज है और जाहिर सी बात है कि ईडी को अचानक अगर पिनाराई विजयन के यहाँ छापेमारी की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मैसेज सरकार देना चाह रही है और सरकार के निर्देशों पर ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, हालांकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले आरोप लगाया था कि भाई मुझसे तो ईडी ने 55 घंटे बैठकर पूछताछ की, लेकिन विजयन साहब को ईडी क्यों नहीं पूछती है, तो ये क्या मिली भगत है? तो अभी आप क्या बीजेपी बताना चाहती है कि चुनाव से पहले हाँ मिली भगत थी क्या? अब ये अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, कोई फायदा हुआ नहीं तो जा रहे हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर कहा जा रहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल मतलब 12 साल तक सारे बिल पास कराने के लिए टीएमसी की ज़रूरत थी, तो तब तक जो है ठीक है, और उसके बाद जैसी ज़रूरत खत्म हुई तो अब अभिषेक बनर्जी पर भी एफआईआर हो रही है, ममता बनर्जी पर भी एफआईआर हो रही है, और वहाँ भी अब जो पार्टी तोड़ने की जो है कोशिश चल रही है। काकोली दस्तीदार जो वहाँ की एक उनकी काकोली घोष दस्तीदार जो एक सांसद भी हैं तृणमूल कांग्रेस की, अब उन्होंने लोकसभा स्पीकर को कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक खत लिख दिया है, तो अब ये सब भी शुरू हो गया है। इस तरह की चीज़ें कहा जा रहा है कि बहुत सारे बड़ी संख्या में नेता आएंगे बीजेपी में, तृणमूल कांग्रेस से आएंगे,
लेफ्ट पार्टीज जो हैं अभी भी जन मुद्दों को लेकर समीर जी सड़कों पर उतर रही हैं। जादवपुर में जो हॉकर्स हैं उनको बिना पुनर्वास के हटा दिया गया, उसके खिलाफ, और पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों के वृद्धि के खिलाफ वहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके भी विजुअल हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ की ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ भी जन आक्रोश जगह जगह दिखाई पड़ रहा है। परीक्षाओं में जो कुछ हो रहा है, नीट में धांधली हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं और छात्र हैं। और इधर यहाँ पर सरकार जो कुछ कर रही है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, उसके खिलाफ यहाँ पर सीपीएम के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। लेकिन जाधवपुर में वहाँ महंगाई के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है वो तस्वीरें भी देखते हैं। तो ये यहाँ पर केरल की तस्वीरें हैं जाधवपुर में, यानी प्रदर्शन, विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां और छात्र युवा अपनी जगह है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार इन सब से बिल्कुल बेफिक्र है। इसलिए बेफिक्र है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इनसे कोई इनकी समस्याओं से, इनकी दिक्कतों से कोई उसका वास्ता नहीं है। लगातार मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, शिक्षा व्यवस्था कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई न तो उस पर बयान आ रहा है और ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई गंभीर चिंतन हो रहा हो। केवल परीक्षा कैंसिल कर दी गई, परीक्षा दोबारा हो रही है, उसके बाद से सरकार का कोई बयान नीट को लेकर नहीं आया है। और तब उसके बाद से सीबीएसई में 12वीं के बोर्ड के जो कुछ हुआ है पेपर में, वहाँ परीक्षा के बाद लोगों के कैसे बच्चों के नंबर बदले गए हैं। नंबर बदलने के अलावा यहाँ कई और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। यानी ये सारी चीज़ें रुक नहीं रही हैं, लेकिन सरकार को शायद कोई चिंता नहीं है। हाँ बिल्कुल समीर जी, सरकार को कोई चिंता जो है वो साफ तौर पर दिखाई नहीं पड़ रही है। और ये साफ दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल एकदम बेफिक्र है। अभी तक जो थे वो नीट की और सीबीएसई की परीक्षाओं की चर्चा चल रही थी, अब वो एक एसएससी की है, उसका भी पेपर पर्चा आउट, उसकी भी बातें चल रही हैं। तो लगातार ये सरकार जो है फेल होती नजर आ रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा किसी हाल में नहीं होगा, ये जो है वो साफ समझ में आ रहा है समीर जी। क्योंकि इस्तीफा होता नहीं है, बीजेपी की सरकारों में इस्तीफा नहीं होता है। बहुत पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं, तो इस्तीफा नहीं होगा यहाँ चाहे सड़कों पर जो भी उतर आए। और अब तो यह है कि उस पर कोई जवाब भी, बयान भी नहीं आ रहे हैं कि कम से कम कोई बयान ही आ जाए। हाँ, कोई किसी तरीके का कोई बयान नहीं आ रहा है उस पर। और अब तो मतलब जो एनटीए उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा है समीर जी। हालांकि जो है लगातार प्रदर्शन जो हैं वो हो रहे हैं और उनके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो है वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं। और एनएसयूआई ने जो है कल रात भी एक मशाल जुलूस निकाला है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ प्रदर्शन हुए हैं। और एनएसयूआई जो है समीर जी, वो अपना उसका कहना भी है कि जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके खिलाफ एनएसयूआई उड़ीसा जो है उसने मशाल जुलूस कल निकाला है समीर जी। वो विजुअल भी हम लोग अलग अलग जगहों पर एनएसयूआई नीट को लेकर अभी ये है वो ये मशाल जुलूस की तस्वीरें हैं। और लिखा है एनएसयूआई ने कि नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के खिलाफ एनएसयूआई ओडिशा द्वारा विशाल मशाल जुलूस निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों ने एनटीए पर प्रतिबंध लगाने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मशाल जुलूस कई जगहों पर निकल चुके हैं। यहाँ पर हैदराबाद में, जयपुर में, तमाम शहरों में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और नीट के जो छात्र हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, वो सड़कों पर उतरे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और एनटीए को भंग करने की मांग कर रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। लेकिन कोई अभी तक सरकार की ओर से उस पर बयान नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है सरकार। और ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इतने 22 लाख छात्र हैं नीट में बैठे हुए, 18.5 लाख से ज़्यादा छात्र हैं जो सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड में थे। उनके पेपर में तो ये बिल्कुल एक तरह से कहिए कि उसको क्या कहा जाए कि कोई जैसे पूछे ही नहीं है, जिसको कहते हैं कि अंधेर गर्दी जिसको कहा जाए कि किसी का नंबर किसी के कॉपी में चढ़ रहा है।
बिल्कुल समीर जी, यही हो रहा है। किसी का नंबर किसी की कॉपी पर चढ़ा दिया जा रहा है, किसी की कॉपी कोई जांच रहा है और बाद में कहा जा रहा है कि ये तो क्लैरिकल एरर थी। ये तो क्लैरिकल एरर वाली ही सरकार बन गई समीर जी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीएसई तक क्लैरिकल एरर होती है, क्लैरिकल एरर ही हो रही है। हटा के जरा सारे क्लर्कों को ही इस सिरे से भर्ती कर ले भाई, सारे क्लर्कों को भर्ती कर दें या फिर क्लर्कों को ही सरकार सौंप दे। प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है, क्लर्क की सरकार चला लेंगे जब क्लैरिकल एरर इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये है समीर जी। तो बहरहाल ये सरकार जो है इस तरीके से करती आ रही है। लेकिन समीर जी एक साथ जो है वो एक बड़ी खबर जो है वो ईरान से आ रही है और ईरान से बड़ी खबर ये है कि कल रात जो है ईरान ने 4 दिन में दूसरी बार जो है वो तगड़ा हमला ईरान पर किया और बंदर अब्बास जो है हवाई अड्डा है उसके पास अमेरिकी सेना ने जो है वो हवाई मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला किया और उस पर सुबह करीब 4:30 बजे मतलब 4:50 पर ईरान के समय के अनुसार ये हुआ। ये हमला शुरू हुआ था। IRGC जो है वहाँ का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स जो है उसने अपने बयान में कहा है कि आज भोर से पहले बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास एक जगह पर अमेरिकी सेना द्वारा हवाई मिसाइलों का इस्तेमाल करके किए गए हमले के बाद उस अमेरिकी एयरबेस को सुबह 4:50 पर निशाना बनाया गया। जहां से हमला शुरू हुआ था यह जवाबी कार्रवाई दुश्मन के लिए गंभीर चेतावनी है कि आक्रामकता के किसी भी कृत्य का जवाब जरूर दिया जाएगा और यदि इसे दोहराया गया तो हमारी प्रतिक्रिया और भी अधिक निर्णायक होगी। इसके परिणामों की पूरी जिम्मेवारी हमलावरों की होगी। और इसके बाद समीर जी ये जवाबी कार्रवाई जो इन्होंने की IRGC ने और इन्होंने कुवैत पे जो है हमला किया ईरान ने और इसको कुवैत ने जो है वो स्वीकार किया है। और कुवैत का जो एयर डिफेंस जो वहाँ का विदेश मंत्रालय है उसने एक विज्ञप्ति जारी की है, उसको हम लोग विज्ञप्ति को देख सकते हैं और जो उसने क्या लिखा है वो भी आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उस जो कुवैत का एयर डिफेंस है वो कह रहे हैं कि दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना हम कर रहे हैं। आर्मी के जनरल स्टाफ ने बताया है कि जो भी धमाके की आवाज़ें सुनाई देती हैं वे एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सिक्योरिटी और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। ये है वहाँ पर जो जारी किया गया है बयान वहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब ईरान जो पश्चिम एशिया में अभी तक युद्ध विराम लागू है, अब अमेरिका उसको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चौतरफा घिरा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है। अब अपने देश में भी, दुनिया में भी, यहाँ तक कि मित्र देश भी साथ में नहीं है। दुश्मन देशों से भी वो सिफारिश कर चुका कि ईरान के साथ बातचीत उसकी संभव हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद ये लग रहा है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दबाव है वही ज़्यादा मजबूती से उस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काम करता दिखाई पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया के अपने मित्र देशों के खिलाफ भी जहर उगलने लगे हैं। उन्होंने ओमान को ज़बरदस्त धमकी दी है। इसलिए दी है कि चूंकि ऐसा कहा जा रहा था, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज जल मरुमध्य, इसको ईरान और ओमान उन दोनों की बाउंड्री वहाँ से शेयर करती है, उनका कंट्रोल है। तो वो दोनों मिलकर कोई अपना मैकेनिज्म बनाएंगे। इस खबर के बाद भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने ओमान को चेतावनी दे डाली है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर, एक बार देखते हैं। और लिख रहे हैं कि ये जलडमरुमध्य यानी हॉर्मुज स्ट्रेट, ये बयान दिया है उन्होंने, उसको हम लोग सुन भी लेते हैं कि ये जब स्ट्रेट सबके लिए खुला रहेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, हम इसकी निगरानी करेंगे लेकिन इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। ओमान को भी बाकी सभी देशों की तरह ही बर्ताव करना होगा, वरना हमें उन्हें उड़ा देना पड़ेगा। वे इस बात को समझते हैं। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। बात उनके कहने का जो मतलब है, मीनिंग है, वो यही है, लेकिन देखते हैं कि उन्होंने किस लहजे में ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। No, the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. तो ये कह रहे हैं कि ओमान को उड़ा दिया जाएगा। अब ओमान जबकि मित्र देश है उसका इस्तेमाल करते हैं, अब ओमान को उड़ा देंगे तो किसी दिन सऊदी अरब को भी उड़ा देंगे, कुवैत को भी उड़ा देंगे, बहरीन को भी उड़ा देंगे, जिनकी मदद से वो ईरान के ऊपर एक तरीके से जो हमला कर रहे हैं। इन्हीं सारे देशों में उनके सैन्य ठिकाने हैं, उन सबको उड़ा देंगे और बचेगा कौन? केवल इजराइल बचेगा। लेकिन ईरान शायद ये सब होने नहीं देगा, ऐसा
लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ईरान ये सब होने नहीं देगा, चूंकि ईरान लगातार जो है वो इसका जवाब दे रहा है। आज भी जो है IRGC जो है समीर जी, वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर्स जो है उसने दुश्मनों को चेतावनी दी है कि इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। आज एक बयान में अमेरिकी सेना द्वारा दक्षिणी ईरानी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पर हमले शुरू करने के बाद IRGC ने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी जारी की और इस बयान में कहा गया है कि बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में स्थित एक स्थान पर अमेरिकी सेना द्वारा मिसाइलों से हमले किए गए हमले के बाद IRGC ने गुरुवार तड़के यानी आज तड़के उस अमेरिकी हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए हमले किए जहां से हमला किया गया था, यानी कुवैत में जो था वहां से हुआ था। और IRGC ने जोर देते हुए कहा कि ये जवाब दुश्मन के लिए गंभीर चेतावनी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि आक्रामकता की कार्रवाई का जवाब जरूर दिया जाएगा। विशिष्ट सैन्य बल ने चेतावनी दी है कि यदि दुश्मन आक्रामकता की कोई भी कार्रवाई दोहराता है तो अधिक निर्णायक जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि IRGC की किसी भी जवाबी कार्रवाई के परिणामों की जिम्मेवारी भी हमलावर पर होगी। तो ये जो है और ये IRGC नौसेना ने जो है एक अमेरिकी टैंकर को लौटने के लिए मजबूर कर दिया आज जो आ रहा था, और टैंकर ईरान के प्रतिबंधों के बावजूद ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके अवैध रूप से इस हॉर्मुज़ जलजमू मध्य को पार करने की कोशिश कर रहा था। ये खबर है समीर जी बड़ी कि ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके गुजरने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है वो अमेरिकी टैंकर को अमेरिकी IRGC नौसेना ने उसने वापस कर दिया। तस्नीम समाचार एजेंसी जो है ईरान की, उसने बताया है कि IRGC नौसेना द्वारा त्वरित और निर्णायक जवाबी कार्रवाई के बाद, जिसमें जहाज की ओर चेतावनी के तौर पर गोलाबारी भी शामिल थी, टैंकर को रुकने और पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी चेतावनी दी कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो गोलाबारी कर दी जाएगी। तो उसके बाद वो पीछे लौट गया। तो ये है समीर जी, ये अब तक आ रहा है। और इस बीच कुवैती सशस्त्र बलों ने जो हमने बता ही दिया कि ये घोषणा की है कि वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑन कर दिया गया है। हमले तो ये ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बार बार ये टेस्टिंग कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करे, अभी भी उसमें ताकत बची कि नहीं। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है कि आप हमला करेंगे तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी वो बार बार टेस्ट कर रहा है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी, और उस पर कुछ और डिटेल आती है तो हम लोग जरूर बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि नीट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हो रही है, और उस हाई लेवल मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, इसके अलावा कुछ और मंत्री भी हैं, PMO के कई बड़े अधिकारी हैं, और साथ ही NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, जो नीट का एग्जाम जिसने कंडक्ट कराया है, उसके भी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी वहां पर मौजूद है, उसके बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तो अब ये बैठक, उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रही है, क्योंकि नीट की परीक्षा तो दोबारा घोषणा की गई है कि 21 जून को होगी, लेकिन क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस मामले में, क्योंकि ये पूरे देश में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से विरोध हो रहा है, सरकार जिस तरह से कटघरे में खड़ी है, उसको लेकर ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। अब देखना ये है कि जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि UPA नहीं है, ये NDA, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। हाँ, तो कहीं अब उन्हीं के सामने तो इस्तीफा नहीं होगा, उनके सामने इस्तीफा नहीं होगा, ये भी है। और चूंकि समीर जी जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये डीजल पेट्रोल के बाद और महंगाई की मार के बाद जिस तरीके से ये चीज़ सामने आया है, तो इससे अब बीजेपी अपना बचाव कर नहीं पा रही है। जो मीडिया है वो भी बीजेपी का बचाव कर नहीं पा रहा है, उसमें फेल हो रहा है, चूंकि आक्रोश जो है पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है कि जिस तरीके से लगभग 1 करोड़ छात्रों के साथ आपने अत्याचार किया है। मतलब आप नीट को जोड़ लीजिए, CBSE को जोड़ लीजिए और SSC को जोड़ लीजिए, तो लगभग 1 करोड़ के आसपास ये छात्र हो जाते हैं। तो ये बड़ी संख्या समीर जी है। और ठीक है कि CBSE के छात्र 17 साल के हैं या 16 साल के हैं, 18 साल के हैं, लेकिन मतदाता तो होने जा रहे हैं ना वो भी। और जो नीट बहुत से हो चुके होंगे, और नीट के छात्र तो SSC के वो तो हैं ही कम से मतदाता। तो ये एक बड़ा वर्ग जो है युवाओं का, वो किस तरीके से खिलाफ हो जाएगा सरकार के, तो अब बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। और राहुल गांधी लगातार इसमें मोर्चा खोले हुए हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। और NSUI और यूथ कांग्रेस जो है देश भर में लगातार इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तराखंड का भी दिखाया, हम लोगों ने मेरठ का दिखाया, हम लोगों ने लखनऊ का दिखाया, जयपुर का दिखाया, हैदराबाद का दिखाया, बेंगलुरु का दिखाया, सब जगह का हमने दिखाई किस तरीके से प्रदर्शन। ओडिशा में हम लोग देखे कि मशाल जुलूस निकल रहा है, ओडिशा में मशाल जुलूस निकल रहा है, यहाँ दिल्ली में NTA के दफ्तर पर प्रदर्शन हुआ। तो ये इस तरीके से जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, तो अब सरकार को शायद ये समझ में आ रहा हो कि ये आंदोलन जो है बड़ा बन सकता है, और छात्रों का आंदोलन अगर खड़ा हो गया तो सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं, हो सकता है ये बात समझ में आ रही हो। तो राजनाथ सिंह जी अपने बयान से अब मुकरते हुए नजर आए कि NDA में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो शायद अब उन्हीं के सामने इस्तीफा हो, या फिर कुछ और इसको लेकर
हो सकता है कि एनटीए को भंग करने की भी सिफारिश की जाए, बात की जाए, चूंकि एनटीए के भी अधिकारी हैं वहां पर मौजूद हैं और एनटीए को भंग करने की मांग जो है वो पिछले कई साल से चल रही है, यहां तक कि जब उससे वो संस्था बनी है उसके बाद से ही चल रही है, क्योंकि उसने अब तक जितने इम्तहान करवाए हैं, जितनी परीक्षाएं कराई हैं, शायद ही कोई परीक्षा हो जिस पर उंगली न उठी हो, जिसमें धांधली न हुई हो। और बहुत सारी परीक्षाएं तो सीबीआई की जांच के दायरे में हैं ही, हालांकि जांच में कुछ निकल कर अभी आया नहीं है, लेकिन कई परीक्षाएं हैं जो जिन परीक्षाओं को कंडक्ट कराया एनटीए ने और उन परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें आई, फिर उसको जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया। बिल्कुल समीर जी, और सीबीआई की जांच कैसी होती है सब जानते हैं, सीबीआई की जांच कैसी होती है, तो वो जांच चल रही है। अब वो 2024 की ही जांच अभी तक चल रही है, इसमें भी गिरफ्तारियां हो गई हैं, तो जांच का अंजाम क्या होगा भाई? 2024 में जो जांच हुई थी, अगर उसमें लोगों को सजा मिल गई होती तो शायद ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। अच्छा, जिसके उसमें हुआ था उसको आपने उठा के छत्तीसगढ़ में भेज दिया बना के चीफ सेक्रेटरी, तो ये मतलब आपने एक तरह से इनाम दिया। तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो जितना ज़्यादा भ्रष्ट होगा उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। अब राहुल गांधी की बात को आप सच साबित करते हुए नजर आते हैं, वरना कार्रवाई होनी चाहिए थी ऐसे अफसरों पर जिनके उसमें ये सब काम हो रहा है। अब एनटीए जाकर संसदीय समिति के सामने कहते हैं कि साहब वो कुछ प्रश्न लीक हुए थे, पेपर लीक नहीं हुआ। अरे भाई, अगर एक लाइन भी लीक हो गई, एक प्रश्न तो छोड़ ही दीजिए, तो भी वो पेपर लीक है, तो पेपर लीक आप इसको कैसे नहीं कहेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है कि जब 2024 में लीक हुआ, पेपर लीक हुआ और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पूरी रद्द नहीं की, पेपर लीक नहीं हुआ, और पेपर जब आया कि साहब इसको रद्द किया सकती परीक्षा, तो जो परीक्षार्थी उसमें बैठे थे वो पहुंच गए कि भाई इसको रद्द नहीं किया जाए, हमने परीक्षा दी है। तो यहाँ आपने बिना कोई सोचे समझे और आपने एकदम से पूरी परीक्षा रद्द कर दी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, तो अगर पूरा पेपर लीक नहीं हुआ और कुछ जगहों पे लीक हुआ, कुछ भी हिस्सा लीक हुआ, तो आपने पूरा पेपर आपने रद्द क्यों कर दिया? इसका एनटीए के पास क्या जवाब है? ये कोई जवाब नहीं मिल रहा। बिल्कुल, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, उस पर रहेगी नजर। राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक हो रही है जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, कुछ और मंत्री भी हैं, पीएमओ के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ में एनटीए के भी सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो भी वहाँ मौजूद हैं। उस बैठक में क्या कुछ होगा जिस पर निगाह रहेगी। लेकिन इधर चलते चलते एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और उस खबर पर भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि आज बकरीद है, बहुत सारी जगह कुर्बानी को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले कई दिनों से बहुत सारी चर्चाएं खबरों में रही हैं, लेकिन कुछ खबरें पड़ोसी देशों से भी आ रही हैं। बकरीद को लेकर बांग्लादेश से खबर है, अमलेंदु जी बताएंगे क्या कुछ है। हाँ, बड़ी मज़ेदार खबर है समीर जी बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक दुर्लभ एल्बिनो भैंसा है और उसका नाम रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप, और 1500 पाउंड का है ये। और इस जानवर जो है, इसकी आंखों को देखने के लिए काफ़ी भीड़ जुटती है। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो भैंसा है, तो इसके सुनहरे बालों की लट की वजह से ये इसका नाम जो था वो डाला गया। और ईद उल अजहा पर बलि चढ़ने से कुछ घंटे पहले ही जो था इसका वीडियो वायरल हो गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप की आज कुर्बानी हो जाएगी। उसके बाद वहाँ की बांग्लादेश की सरकार जो है उसने हस्तक्षेप किया, उसको बरामद किया, और उसको बरामद करके अब वहाँ का जो चिड़ियाघर है ढाका का राष्ट्रीय चिड़ियाघर, वहाँ उसको डोनाल्ड ट्रंप भैंसे को भेज दिया गया है। तो भाई लोगों, उस डोनाल्ड ट्रंप ये एल्बिनो मतलब ये कलरलेस है, यानी वो पिगमेंट्स नहीं विकसित होते हैं जो कलर पैदा करते हैं, तो ये भूरा भैंसा है जी, भूरा भैंसा है। और चेहरे से जो है ये बहुत कुछ जो है किससे मिलता जुलता है, लोग इसको समझ सकते हैं किससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका नाम जो है वहाँ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप रख दिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप भैंसा जो है ये कुर्बानी से बच गया है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अब चिड़ियाघर भेज दिए गए, ढाका के चिड़ियाघर में। तो ये एक जो थी पड़ोस से खबर आ रही थी। लेकिन समीर जी यहाँ भी जो है अब महाराष्ट्र में कुर्बानी को लेकर काफी कुछ विवाद होने लगे। इसको लेकर संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के हैं नेता, उन्होंने जो है बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र जो है ये तो वैसे भी मांसाहारी राज्य है, और कामाख्या मंदिर जो है वहाँ कितनी बलि होती है इस पर कोई कुछ सवाल क्यों नहीं उठाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो एक तरीके से उन्होंने उठा दिया। चूंकि जो हम सुनते हैं संजय राउत के, इसके अलावा और भी कुछ खबरें लगातार आ रही हैं अमलेंदु जी की। आज बकरीद है तो बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं, मज़ार हैं जहाँ पर कई लोग जाकर वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं। कल ताजमहल के आसपास कुछ लोगों ने बढ़िया बैठकर वो कीर्तन कर रहे थे। वो कीर्तन कर रहे, वो तो समझ में आता समझ, लेकिन कुछ लोग सुअर लेकर पहुंच गए। जी,
अब बताइए, मतलब अभी आज गजब आज सोशल मीडिया पे कोई देख रहा था किसी, हाँ नहीं तो अब सनातन धर्म और हिंदू धर्म सूअर बचाएगा, मतलब यहाँ तक लोग पहुंच रहे हैं। अरे भाई हम लोग कहावत है समीर जी कि पड़ोसी का अपशगुन करना था तो हमने अपनी एक आंख फोड़ ली, यहाँ तो भाई लोग दोनों आंखें फोड़े ले रहे हैं पड़ोसी का नुकसान करने के लिए। तो ये किस तरीके की समीर जी बातें पढ़ाई जा रही हैं, और ये पढ़ा कौन रहा है? ये वही लोग बिल्कुल जो सरकार में बैठे हुए हैं, वही सब इसके पक्ष में आते हैं। वही आज मैं तो देख रहा था कि सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था कि आज बकरीद है और कोई मस्जिद नहीं बचेगी जहां लोग जाकर हनुमान चालीसा का पाठ न करें, क्योंकि हनुमान चालीसा, हाँ मंदिर में नहीं करेंगे, मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना है। अब वो भी सही से आता नहीं है पढ़ना, मतलब एक भी सही से हनुमान चालीसा पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन जाके मंदिरों में हनुमान चालीसा, मस्जिदों में जाके पढ़ना है। मंदिर में नहीं पढ़ेंगे, मंदिर जो है वो खाली पड़े रहेंगे, सूने पड़े रहेंगे, उसमें झाड़ू भी नहीं लगेगी, लेकिन मस्जिदों के आगे जाकर ढोल भी बजाने हैं और वहाँ जाके हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुर्बानी को लेकर बहुत सारे दिशा निर्देश और नियम जो तय किए जा रहे हैं, जिसको लेकर विवाद भी हो रहे हैं, उस पर क्या कह रहे हैं संजय राउत, उनको सुन लेते हैं। जिस तरह से लगातार बीएमसी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी एक्शन लिया, देखिए ये एक राजनीति का विषय है, धार्मिक राजनीति, धर्म की राजनीति, वो स्प्लिट करना चाहते हैं और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव तक इस मामले पर बार बार तनाव पैदा करके दो धर्मों में चाहे एक दंगा भी करा सकते हैं। तो ये उनकी हमेशा की एक चाल है। ये जो लोग बोल रहे हैं कुर्बानी के बारे में, महाराष्ट्र में कामाख्या देवी मंदिर में कितने कुर्बानी दी हमारे ये लोगों ने, कितने भैंसे कापे, 55, ये भी कुर्बानी है ना। तो अपनी कुर्बानी चलती है, दूसरे की कुर्बानी आपको चलती नहीं। महाराष्ट्र ये मांसाहारी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हम क्षत्रिय है, हम मराठा है, हम तो ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे, हम अपने भी देश के लिए कुर्बानी देते हैं। अगर हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो देश और महाराष्ट्र कैसा बचेगा? चलिए थैंक। तो कुर्बानी को लेकर जो नियम और चीज़ें, दिशा निर्देश और जो कुछ विवाद हो रहा है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं संजय राउत, और बता रहे हैं कि बहुत सारे धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जगहों पर कुर्बानी दी जाती है, देवी के मंदिरों में दी जाती है, तो उसको लेकर क्यों इतना विवाद खड़ा किया जाता है। लेकिन अब ये चीज़ें हैं। बहरहाल आज बकरीद है तो बकरीद मनाई जा रही है जगह जगह, और उस तरीके से कहीं अब कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बड़ी खबर ये आ रही है कि अब नीट को लेकर शायद सरकार के भीतर भी हलचल हो रही है, क्योंकि सड़कों पर जो एक जेन ज़ी उतरा हुआ है, यानी युवा उतरे हुए हैं, छात्र उतरे हुए हैं, राजनीतिक दलों के जो युवा हैं और युवा संगठन है वो उतरे हुए हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के। तो अब बड़ी बैठक हो रही है, क्या कुछ उसमें होगा? राजनाथ सिंह के घर पर ये बैठक हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं, इसके अलावा पीएमओ और एनटीए के भी अधिकारी मौजूद हैं। उस बैठक पर रहेगी हमारी नज़र, उसमें क्या कुछ होता है, क्या कोई बड़ा फैसला होता है या फिर मीडिया में खबरों के लिए ही बैठक हो रही है, उस पर आपको हम अपडेट करेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।